बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 25 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और 25 हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्लड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब ब्लड जमता कैसे है। तो ब्लड जमने का पूरा एक प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे देखना है कि ब्लड जमता कैसे है। तो ब्लड के जमने के लिए हमें कन्वर्शन ऑफ सोलुबल फिब्रिनोजिन टू इनसोलुबल फिब्रिन, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फिब्रिनोजिन। अच्छा, जिस भी प्रोटीन का आगे जिन लगाओ ना, GEN लगाओ, वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो ये फिब्रिनोजिन इनएक्टिव प्रोटीन है, पहले आपने इसको एक्टिव करना है। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो फिब्रिन है। तो पहले फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, फिब्रिन फिर क्या करती है, ब्लड को जमाती है टू फॉर्म अ क्लॉट। तो ये फिब्रिन क्या करती है, फिर ब्लड का क्लॉट बना देती है, ब्लड को जमा देती है। अच्छा, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ब्लड कोएगुलेशन का, ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहली स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रम्बन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। मतलब ये इंट्रिंसिक बॉडी के अंदर से और एक्सट्रिंसिक जो बॉडी के बाहर से आती हैं। मतलब ये स्पेशल चीज़ें चाहिए हमें, स्पेशल किस्म के फैक्टर्स चाहिए जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होते हैं। और ये फैक्टर क्या करते हैं, प्रोथ्रम्बन को आगे थ्रम्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोथ्रम्बन भी प्रोटीन है, ये भी पहले किस में कन्वर्ट होती है, थ्रम्बन में, और थ्रम्बन आगे ब्लड को जमाती है। ठीक है, तो पहले आपको ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो प्रोथ्रम्बन को थ्रम्बन में कन्वर्ट करें। और फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बन। तो फिर प्रोथ्रम्बन से क्या बनेगी, थ्रम्बन बनेगी। और फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। तो प्रोथ्रम्बन से थ्रम्बन बननी है और फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बननी है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसके रिजल्ट में फिर ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ये क्लोटिंग प्रोटीन्स है जो ब्लड को जमाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो अब देखें, पहली जो क्लोटिंग प्रोटीन है वो फिब्रिनोजिन है। इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है ये 4 दिन होती है। तो ये डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर की हाफ़ लाइफ डिफरेंट है। प्रोथ्रम्बन की 3 दिन होती है। एंटी हीमोलिटिक जो फैक्टर है इसकी 12 से 15 घंटे होती है। और क्रिसमस जो फैक्टर है इसकी 18 से 20 घंटे होती है। और फिर देखें ये हैजीमैन जो फैक्टर है ये इसकी हाफ़ लाइफ हमें अननोन है, पता नहीं है। और लास्ट पे जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ये 12 से 16 दिन इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो होती है। अच्छा, हमारे पास कुछ जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो हमें मिलते हैं लीवर के अंदर, फॉर्म्ड इन लीवर के, वो लीवर में बनते हैं। वो कौन से बनते हैं, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1 होता है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11, 12 और 13। तो ये तमाम क्लोटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं, ये लीवर के अंदर बनते हैं। लेकिन कुछ क्लोटिंग फैक्टर हमारे विटामिन के डिपेंडेंट, क्योंकि विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हमें ये इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो हम ये विटामिन के खाते हैं। तो विटामिन के जो डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो विटामिन के के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो 2 है, 7 है, 9 और 10। मतलब ये जो 4 क्लॉटिंग फैक्टर हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विटामिन के ऊपर। विटामिन के होगा तो ये क्लॉटिंग फैक्टर अपना काम करेंगे, ये नहीं होगा तो ये अपना काम नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स प्रिवेंटिंग कोएगुलेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड के जमने के प्रोसेस को रोक देते हैं या उसको स्लो करते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं, पहला है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक हो गया, जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो साथ ही हमारा जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं गर्मियों में जो ब्लड है वो जल्दी जमता है, लेकिन सर्दियों में जो ब्लड है वो देर से जमेगा। और दूसरा है अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद वाटर। अगर आपने जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे ज़ख़म हुआ है, उस ज़ख़म का अगर पानी से बचा रहे हैं तो फिर भी ब्लड के जमने का अमल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर आप उसको पानी में ले जाएंगे तो ब्लड जल्दी जम जाएगा। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस, अगर बॉडी से अगर हम कैल्शियम आयंस को कम कर दें तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाती है। और फिर है सोडियम सिट्रेट। अच्छा, ये भी एक केमिकल है, ठीक है, इसके मौजूद होने से भी क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाएगी। अब देखें लास्ट पे हमारे पास एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑर्गेनिज्म से बनवाते हैं। जिस तरह ये देखें, ये प्रोटामीन्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, हेपरिन होता है, हेरोडिन। मतलब ये तमाम केमिकल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकते हैं। तो ये वाला जो हेपरिन है ये तो एक बड़ा फेमस एंटी कोएगुलेंट एजेंट है। मतलब जब आपने ब्लड किसी को देना होता है तो वो जो ड्रिप में हम ब्लड निकालते हैं तो पहले उस ड्रिप, वो वाला जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर हम हेपरिन ऐड करते हैं। तो हेपरिन क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम तमाम फैक्टर्स को उल्ट कर दें तो वो फिर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वो फैक्टर फिर इंक्रीजिंग कोएगुलेशन, मतलब वो फिर ब्लड प्रोसेस, वो क्लॉटिंग के अमल को तेज़ कर देंगे। जिस तरह देखें वार्मथ, जहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ
तो क्लोटिंग का अमल कम हो गया, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे क्लोटिंग का अमल तेज़ हो जाएगा। इस तरह देखें कॉन्टैक्ट विद वाटर, यहाँ पे पानी से बचाएंगे तो क्लोटिंग स्लो हो जाएगी, लेकिन जब आप पानी के नज़दीक लेके जाएंगे तो क्लोटिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स ब्लड कोएगुलेशन को कम कर रहे हैं और ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ब्लड कोएगुलेशन को ज़्यादा कर रहे हैं।